नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का ऐलान, अंकिता के परिवार को दिया जाएगा 25 लाख का मुआवजा। सितारगंज में पुलिस प्रशासन की छापेमारी, 2 होटलों को किया सीज। मसूरी में विभिन्न संगठनों ने अंकिता भंडारी को दी श्रद्धांजलि, आरोपियों को फांसी देने की करी मांग। दहेज हत्या के आरोप में पति सहित 5 लोगों को भेजा जेल, जंगलों में मिला था मृतका का कंकाल। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के सभी शहरों में लोगों में उबाल बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। मामले की SIT जाँच कर रही है। मसूरी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार आक्रोश जारी है, जिसको लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा मसूरी में कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी की सजा देने के साथ ही अंकिता भंडारी के परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक मदद और एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की जा रही है। आज जो है हमारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन ने जो है अंकिता भंडारी की जो निर्मम हत्या की गई है उसके लिए एक हमने कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें हमने यही संदेश देना है कि कैंडल मार्च निकालते निकालते हम लोग थक चुके हैं। कब ये देश के हालात सुधरेंगे? अब तो देश की बात तो बहुत बड़ी है, अब हमारे जो है प्रदेश में, हमारे उत्तराखंड में ऐसे निर्मम हत्याएं की जा रही है बेटियों की, बेटों की। इसके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे जो है उत्तराखंड प्रदेश में भी ऐसे हालात हो गए हैं कि जैसे हम लोग कभी यूपी में सुनते थे कि आए दिन जो है कोई ना कोई हत्याकांड कुछ ना कुछ होता रहता था। आज मैं हर माता पिता को यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह हम बेटियों को संस्कार दे करके पालते हैं, उसी तरह जो है हर माँ बाप एक जिम्मेदार व्यक्ति बन करके अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कारों के साथ पालेंगे तो लगता है कि इस तरीके के हालात सुधरेंगे। क्योंकि हर इंसान को, हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को किस तरीके के संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि अगर संस्कारों में पले बड़े बच्चे होंगे तो इस तरीके के कारनामे कभी नहीं करेंगे। भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहीं ना कहीं विरोध जताया है। देखो जी, जो अंकिता भंडारी छोटी बहन के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जिन्होंने उनके साथ किया उनको जल्दी से जल्दी कठोर सज़ा दे, फांसी दे। और हम सरकार से वो करते हैं कि जो उनके आर्थिक मदद करे और जो उनके भाई है उसको कहीं ना कहीं ऐसे सरकारी नौकरी दिलाए जो उनकी आर्थिक सहायता चल सके। आर्थिक रूप से भी मदद करने की बेटी थी, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए वो बाहर नौकरी करने गई। इस हिसाब से जो उनकी हाल की जो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, हम सरकार से यही वो करते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने, उनके भाई को कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में एडजस्ट करो और जो उनके जो दरिंदे थे उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा सुनाए। को पता ही है कि हमारे उत्तराखंड की लड़की के साथ क्या क्या हुआ है, और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके कारण हमारे माता पिता भी हमें घर से बाहर भेजने के लिए 100 बार सोचते हैं और हमारी पढ़ाई पे भी रोक मार रहे हैं कि लड़के ऐसे वैसे हैं। इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगी कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है उत्तराखंड सरकार ने, नरेंद्र मोदी भी यही का बात कर रहे हैं, पर क्या मानते हैं जिस तरीके से हत्या हुई अंकिता की, तो भय तो लगता है ना जी। तो हम ये कर सकते हैं कि उनको, अगर हम किसी लड़कियों को हर किसी को प्रेरित करें कि अब ऐसा ना हो, अगर सरकार हमें हौसला दे कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा तो हम अपने काम पे और ध्यान देंगे। परंतु अगर ऐसे ही चलता रहा तो माता पिता भी डरेंगे ही अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड के हर जिले में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। लोगों की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। पौड़ी गढ़वाल यमकेश्वर विधानसभा में भी ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की नाराजगी हत्या आरोपियों के खिलाफ देखी जा रही है। मंगलवार को यमकेश्वर विधानसभा के स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में स्थानीय जनता और ग्रामीणों ने थाना लक्ष्मण झूला से जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के कैंप कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर हत्या आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। साथ में उसके जो पिता हैं, जो अपने को बताते हैं कि हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको भी जो है सजा होनी चाहिए। इसके लिए उस लड़की को मजबूर किया जा रहा था ये कुकृत्य करने के लिए। वहाँ की भी जांच होनी चाहिए, कोषी कौन थी,
उनको भी सजा होनी चाहिए। चौथी मांग, जो उनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को सरकार को बेच के उसके माता पिता को, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, ये केस लड़ने के लिए उस प्रॉपर्टी को बेच कर उनको देनी चाहिए, लागत उनको मिलनी चाहिए, जिससे वो अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ सके। फांसी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात की जो वैभव पटवारी इस पूरे मामले में संदिग्ध है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके खिलाफ भी वाद दायर होना चाहिए। और साथ में स्थानीय विधायक ने रात को जेसीबी चलाई, उधर डीएम कह रहे हमने कोई आदेश नहीं करे, तो खाली उसी कमरे को जो तोड़ा गया, अगर जमीन जब्त करना था पूरा होटल कर रहा था। तो इसमें पूरी भाजपा की भूमिका संदिग्ध दिख रही है। आज भी एक आरएसएस का आदमी बयान दे रहा है उस लड़की के खिलाफ, पूरा देश में आक्रोश है, तो वो आरएसएस का आदमी उस लड़की के खिलाफ बयान लिख रहा है फेसबुक में, उसने पोस्ट हटा दी है, तो लोगों में आक्रोश है और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। किच्छा कोतवाली पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों से 2 नशे के सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग 12 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। इसमें जो है उच्चाधिकारियों के आदेश पर निरंतर नशे के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। इसमें जागरूकता अभियान के साथ साथ जो अवैध कारोबार करते हैं नशे का, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 2 मुलजिम हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं, अरशद खान और शाहबाज कुरैशी। ये लोग यहीं के स्थानीय रहने वाले हैं और बरेली के बहेड़ी क्षेत्र से ये लोग स्मैक लाते थे और किच्छा में रहने वाले लोगों को छोटी छोटी क्वांटिटी में अच्छे प्रॉफिट पर ये लोग सेल करते थे। तो इनसे हम लोगों ने बातचीत की है और पूछताछ इनसे जारी है और इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जितने भी हैं वो इसमें खंगाले जा रहे हैं और इसमें जो भी सोर्स होगा, सोर्स तक हम लोग पहुंचेंगे और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इस टीम से डेफिनेटली इसके काम से जो है सराहनीय काम है और नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और एसएसपी साहब द्वारा इस टीम को जो है 5,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया गया है। धनौल्टी के कंडीसौड़ तहसील के जामनी गांव निवासी महिला सरस्वती देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने महिला के पति सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। आपको बता दें कि बीते 5 अगस्त से गायब चल रही जामनी गांव निवासी गब्बर सिंह की पत्नी सरस्वती देवी का कंकाल 24 सितंबर को गांव के जंगलों में बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतका गर्भवती भी थी। धनौल्टी तहसील के सिंजल गांव निवासी मृतका के पिता विजयपाल सिंह ने बेटी की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शादी के बाद से ही दामाद, सास, ससुर, जेठ, जेठानी और ननंद का पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। यशपाल कुमार मेरा नाम है। मामले ये मैंने उसके लिए उसने मेरे लिए फ़ोन किया, वो बोला आपने भेज दी, इधर मराठौर के लिए बोला, सबके लिए बोला, मेरे बाबू को धमकी दी, उसकी सास ससुर ने भी धमकी दी, जब उधर गया था सबको धमकी दी, मेरे को भी धमकी दी और दहेज के लिए वजह से उन्होंने वो किया, मेरे को फ़ोन में धमकी दिया कि ये वो हो जाएगा। मैटर जब हमारी लड़की को, हमारी दीदी को रात दिन मारता था, कहता कि 5 लाख दहेज लाओ। फिर हमने अपने दादा के पास, दादा ने कहा आप गरीब आदमी हो, आप 5 लाख कहाँ से दोगे। फिर उसने हमारे दादाजी को फंसा दिया कि इसी ने बेच दिए। बस रात दिन उसे परेशान करता था कि दहेज लाओ दहेज लाओ। फिर मेरे माँ बाप हम बहुत ही गरीब है, तो मार कूट कर यहाँ भेजा। हम उनके दहेज का बांध के बोली हम 5 लाख हम दहेज दो, दहेज का बांध दहेज हम कान दो, हम आप गरीब गुरबा तो मार कूट के यहाँ भेजे। लड़के हम अपना बच्चा भूख इसके पाल के टाइम बोल के बच्चा है पेट में, वही मेरे बच्चा को वही कर मार, वही मेरे बच्चा को वही बोली तुम वही करूँ, तुम बोली कि तब बोली हम मेरे बच्चा यहाँ भेज, बोली मेरी बेरबानी मेरे बच्चा, तब तक आरोप लगाए हम पर कि बोली मेरे बच्चा वही तुम मार, मेरी घर वाली यहाँ भेजो, हम बोले वही को लड़ बेटी नहीं तगार तुगार दियो, जब 2 बच्चा यहाँ तक छूटी मैं तो मार दूँ कूट दूँ तो दहेज का बांध, दहेज हम कहाँ से दे, दहेज हमारे बस नहीं। मामला असल में ये हमारी भांजी है जो कि करीब 2 साल पहले जिनकी शादी जो है कहीं जामनी में हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही जो है दहेज लोभी जो है उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। वो बार बार जो है मैके जो है मारते पीटते थे, वो मैके आ जाते थे, लेकिन मैके की स्थिति ऐसी नहीं है कि जो अपनी बेटी को जो है अपने मैके में रख सके। फिर जब मैके आती थी तो उसको धमकियाँ देते थे मैके वालों को, तो वो बेचारे छोड़ के आ जाते थे। अभी पिछली बार भी 24 तारीख को जो है 24 तारीख को लड़की यहाँ मैके आ रखी थी, लेकिन 10-12 दिन रही। उसके बाद इन्होंने जो है जब उन्होंने वो उसके पेट में गर्भ था तो ससुराल वालों ने जो है इनको मैके वालों पे दबाव डाला कि भाई उसके पेट में बच्चा है, तुम हमारे बच्चा ख़राब होगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बेचारे डर के मारे उसको जो है ससुराल छोड़ के आ गए, लेकिन ससुराल छोड़ने के तुरंत बाद ही जो है उन्होंने लड़की की हत्या कर दी और हत्या करने के बावजूद जो है गुमराह किया गया, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मैके पक्ष के पे ही आरोप लगा दिया कि आपने जो है अपनी बेटी को कहीं दूसरी जगह बेच दिया है।
इस प्रकार से जब ये मामला जो है रेगुलर पुलिस को आया, रेगुलर पुलिस ने भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी है, क्योंकि एक डेढ़ महीने बाद जो है उसकी डेड बॉडी जो अभियुक्त ससुराल वाले उन्हीं के घर के 300-400 मीटर के नज़दीक जो है उसकी डेड बॉडी कंकाल के रूप में मिली है। इसमें भी जो है जो उनके वो एक रसूखदार व्यक्ति हैं जो उनके क्षेत्र में काफ़ी हुआ है, उन्होंने जो है इस मामले को गुमराह करके तहसील पटवारी क्षेत्र है तो तहसीलदार को पता नहीं क्या उनका मामला था, और इन्होंने बिना मैके वालों को सूचना किए, पुलिस को सूचना किए, वहाँ जहाँ उनकी डेड बॉडी मिली उसकी जो है अस्थियों को लेके और कंडे छोड़ चले गए। उसके बाद रात को जो है मैके पक्ष को फ़ोन किया गया कि आपकी बेटी की हमें डेड बॉडी मिले, आप शिनाख्त के लिए आ जाइए, और उसका पंचनामा भर दिए। जब हम रात को वहाँ गए, देखा हमने तो उसकी क्या स्थिति थी, किस तरीके से उन्होंने बेचारों ने उसकी दर्दनाक मौत दी है। मैं तो शासन से, सरकार से ये मांग करता हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने जो है अंकिता कांड में जो है कठोर एक्शन लिया है, उसी तरीके से ये गरीब परिवार की बेटी के साथ भी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के हमारे विधायक साहब से भी निवेदन है, क्षेत्र के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि उनसे निवेदन है कि इस गरीब बच्ची के न्याय दिलाने के लिए आप सभी लोगों को जो है आगे आना चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, मैं 1.5 महीने से इस मामले में लगा हुआ हूँ, ससुराल पक्ष ने मुझे ही भी दोषी बना दिया इस मामले में, और पुलिस भी जो है उल्टी दिशा में काम करने लग गई, लेकिन उन्होंने सही दिशा नहीं पकड़ी। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा टाउन श्रेणी में हरिद्वार नगर निगम को पहला स्थान मिला है। इसी साल जनवरी से मार्च महीने तक ये स्वच्छता सर्वेक्षण गोपनीय तरीके से कराया गया था, जिसमें देश भर के गंगा किनारे के 75 शहर थे। इन शहरों में कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे शहर थे, जिसमें हरिद्वार नगर निगम को पहला स्थान मिला है। आगामी 1 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरिद्वार नगर निगम को सम्मानित करेगी। जो हमारा जनवरी से लेकर मार्च तक हुआ था 2022 में, तो उसी के तहत हम लोगों को आज एक रिटर्न कंफर्मेशन मिली है हुआ से मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसमें हम लोगों को 1 अक्टूबर के लिए वहाँ पर इन्वाइट किया गया है, और उसमें हम लोगों को प्रेजेंटेशन अवार्ड की बात की गई है। तो बहुत खुशी का माहौल है, सभी हमारे नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं, और 1 साल की जो हमारी मेहनत थी उसका रिजल्ट उनको मिला है। तो मैं भी अपने सभी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमने टीम की तरह कार्य किया और इस तरह में अच्छे रिजल्ट लेके आए। तो मैं जनता का बधाई देती हूँ, जनता ने जितना साथ दिया है, आप देख ही रहे हो कि हमारा तो 20 साल से सफाई का ही है मुद्दा, सफाई में ही लगे हुए हैं। आज ही इतना अच्छा मौका मिला हमें कि आज हमें अवार्ड मिल रहा है, और हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे ड्राइवर और हमारे अधिकारी सभी लगे रहे। आप देखिए कि जैसे कांवड़ मेला था, किस तरह से 24 घंटे में सफाई हुई, सभी तारीफ के लेके बधाई के पात्र हैं। तो बहुत अच्छा निगम कार्य कर रहा है, और इससे बढ़ के कार्य करेगा। और बहुत खुशी की बात है कि हरिद्वार को पहले जब देखो आप हीरा वल्लभ त्रिपाठी के समय मिला था, आज हरिद्वार को फिर मिल रहा है। देखो उनमें शिव मूर्ति मिली गिफ्ट में, आज हमें निगम को बहुत खुशी हो रही है। और सबसे ज़्यादा सौभाग्य हमारा कि गंगा तट पे इतना अच्छा पुरस्कार वहाँ पे मिलेगा, हमें बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी। एसडीएम नरेश दुर्गापाल के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा मसूरी में अवैध रूप से संचालित हो रहे रिजॉर्ट, होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस आदि पर सख्त कार्रवाई की गई है। एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल के नेतृत्व में मसूरी पर्यटन विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जल संस्थान प्रशासन और मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत मसूरी के होटल इंडिया पर अनियमितताएं पाए जाने के साथ ही होटल और फूड लाइसेंस न होने पर होटल को सीज किया गया है। में शासन के बड़े सख्त निर्देश हैं कि जो होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, स्पा, ये सब गतिविधियां जो राज्य में चल रही हैं वो कानूनी रूप से ठीक तरीके से चलें, वो कानून का पालन करें, इलीगल तरीके से कोई एक्टिविटी संचालित करने की कोशिश ना करें, और ना ऐसा कोई निर्माण करें या कोई ऐसी कार्रवाई करें जो कानून के खिलाफ हो। इसके लिए एक कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने बनाई है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं। उनको लेकर के आज हमने सारे होटल मसूरी के चेक किए हैं। पहला है कि उनको रजिस्ट्रेशन करना है, उनका पंजीकरण होना चाहिए पर्यटन विभाग में। फूड डिपार्टमेंट से उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, एमडीडीए से उनके पास नक्शा पास होना चाहिए, जिस लैंड पर वो बना है वो गवर्नमेंट लैंड पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अदरवाइज नगर पालिका और अदर डिपार्टमेंट की जो सीवर के मामले हैं, सफाई के मामले हैं, वो उनको भी देखा जाना है। जो मैंने आज चेक किए तो कई होटलों में ये सब कमियां मिली हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, कम्प्लीटली इलीगल तरीके से वो संचालित कर रहे थे। उनको हमने आज टीम में सील कर दिया है
इस होटल पर भी हम खड़े हैं, इनको एमडीडी ने ऊपर के 2 माले इनके अवैध रूप से बनाए जा रहे थे। इनको नोटिस भी दिया था कि आप ऊपर ना बनाएं, आप इस हाइट से ऊपर हैं, फिर भी इन्होंने बनाने की कोशिश जारी रखी है। तो तत्कालीन उसको देखते हुए चूँकि उसको ऊपर के 2 माले सील कर दिए गए हैं और डिमोलिश की कार्रवाई नियमानुसार फिर की जाएगी। कि आइदर लीज पे थे या उनके ओनर वहाँ पे नहीं रहते थे और कोई केयर टेकर उनको चला रहा था, तो इमीडिएटली उनके ऊपर पेनल्टी लगाते हुए उनके लाइसेंस जो है तीनों के तीनों हमारे द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ होटलों पे भी विधिवत जांच की गई। कई होटल जो है बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे और लेकिन जिनके पास सराय एक्ट था तो उनके ऊपर मात्र पेनल्टी लगा के ही उनको अगले 48 घंटे के अंदर पर्यटन विभाग का पंजीकरण प्राप्त करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। और जिनके पास न सराय एक्ट है न पर्यटन विभाग का रजिस्ट्रेशन है, ऐसे होटलों को सील करने की कार्रवाई सीज किया गया है। सितारगंज में पुलिस प्रशासन ने होटल ढाबू रिजॉर्ट में देर रात तक छापेमारी अभियान चलाया। वहीं छापेमारी के दौरान प्रशासन को सितारगंज के होटल सितार और सिसोना में स्थित होटल अशोका में अनियमितताएं मिली, जिसके चलते प्रशासन ने दोनों होटलों को सीज कर दिया है। साथ ही सितारगंज में पुलिस प्रशासन द्वारा छापेमारी अभियान के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ होटल व्यवसायियों ने अपने अपने होटलों को पुलिस प्रशासन की टीम के पहुँचने से पहले ही ताले लगा दिए। दृष्टिगत इसको सीज किया गया है और जब कमियां पूरी कर ली जाएंगी उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे करेंगे। हाँ, ये तो चल ही रही है, अभियान चल ही रहा है। सभी जितने भी होटल्स हैं सभी को में जो भी कमियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। अभी चल रही है, अभी अभियान लगातार जारी है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग सियात में कैंसर बीमारी से बचाव के लिए छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग सियात में पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक के सौजन्य से कैंसर की बीमारी कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी के लिए उजाला हॉस्पिटल हल्द्वानी में कार्यरत डॉक्टर सलभ अरोड़ा ने विस्तार से स्कूली छात्र छात्राओं और अध्यापकों को कैंसर बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज एम्स से प्रशिक्षित देश और दुनिया में अपनी शिक्षा अर्जित करने के बाद कैंसर में विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर सलभ अरोड़ा, जो कि उजाला सिग्नस हॉस्पिटल अभी हल्द्वानी में कार्यरत हैं, उन्होंने नवोदय विद्यालय के अपने जितने भी छोटे बच्चे यहाँ पर हाई स्कूल में इंटर में पढ़ते हैं और अपने भविष्य को निखारने के लिए बहुत उत्तम मेहनत के साथ अपने भविष्य को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन सब के साथ किस तरह से नशे की प्रवृत्ति से हट करके हम कैंसर से बच सकते हैं और कैंसर होने पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से आज ये एक अभिशाप के रूप में फैलता चला जा रहा है, इसको रोकने के क्या उपाय होंगे, इन सब में नवोदय विद्यालय परिवार में परस्पर साझा किया उनके विचारों को और बहुत अच्छा, मुझे लगता है बहुत ज्ञानप्रद ये कार्यक्रम रहा। तो आज हमने एक ये छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में। इसमें बच्चों को जागरूक किया कि किस वजह से कैंसर होता है और क्या इसके शुरुआती लक्षण होते हैं जिनसे कि हमें जल्दी उसको पहचानें और उसका इलाज करें, और साथ साथ ये भी कि उनसे कैसे बचा जाता है, जिसमें प्रमुखता है नशे वाली पदार्थों से दूर रहना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के सेवन से, शराब से और फास्ट फूड, इन चीज़ों से दूर रहें तो बच्चे काफ़ी हद तक खुद को कैंसर से सुरक्षित रख सकते हैं। लुटेरी दुल्हन के अनोखे कारनामे का बेहद ही रोचक खुलासा जनपद उधम सिंह नगर के कप्तान मंजुनाथ टीसी ने किया है। दरअसल गदरपुर के रहने वाले एक परिवार के सदस्यों का गिरोह लूट की वारदात के लिए अन्य राज्यों में जाकर पूरा षड्यंत्र रचता है और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह की रस्म भी की जाती है, जिसके बाद दुल्हन विवाह के कुछ दिन बाद ही चकमा देकर फरार हो जाती है। लेकिन इस बार लुटेरी दुल्हन का ये दाव कुछ उल्टा पड़ गया और ठगा गया दूल्हा अपनी इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके चलते राजस्थान के झुंझुनू का ये दूल्हा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पहुंचा और पुलिस से फरियाद की, जिसके आधार पर पुलिस को मिली लीड से पुलिस ने पूरे गिरोह को अपने शिकंजे में ले लिया। दुल्हन का जो गैंग है ये यहाँ उधम सिंह नगर के ITI और गदरपुर क्षेत्र के कुछ लोग हैं, इन्होंने एक पूरा एक बढ़िया गैंग बनाया है। इसमें आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास एक वादी आता है और वो बोल रहा कि साहब मैं 19 तारीख को रिया नाम की लड़की के साथ शादी करा था और मेरी दुल्हन 25 की रात से गायब और घर से पैसे भी लेके भागी हुए, कुछ ज्वेलरी लेके भागी हुई है। तो फिर हम उसको ट्रेस कर करके हमें मतलब वादी ने ये बोला कि हमने उसकी बैंक अकाउंट में भी, उसकी मम्मी की बैंक अकाउंट में भी और चाचा की बैंक अकाउंट में भी पैसे डलवाए थे शादी के नाम पे। तो ये लड़के वाले बोल रहे तो इसके थ्रू हमने ट्रेस करा कि ये तो यहाँ के काशीपुर ITI के क्षेत्र के हैं, तो इसलिए हम यहाँ आपके पास मदद के लिए आए हैं करके। तो हमने उनको बिठा के पूरा समझ लिया कहानी। तब हमको पता चला कि ये तो बहुत बड़ी 420 या फिर मतलब एक बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो चुका है। तो अब हमें धीरे धीरे कहानी समझ में आई, एक एक करके पूछताछ में सारी कहानी समझ में आ गई।
तो फिर हमने तत्काल जो है FIR रजिस्टर करा। तो इसमें जो है कहानी ऐसा होता है कि रिया नाम की लड़की से शादी होती है 19 तारीख को, हमारा वादी का, अवतार सिंह का। तो उससे पहले पूरी कहानी भुना जाता है। तो रिया बोला जाता है कि रिया अनाथ है, रिया को मम्मी पापा नहीं है, रिया बस अकेली है इस दुनिया में, तो गरीब परिवार की है, माँ बाप दोनों गुजर गए। रिया की पापा का नाम जो है कुछ और बदला जाता है, प्रेम सिंह करके बोला जाता है। उसके नाम की ID भी है, रिया पुत्री प्रेम सिंह नाम के गुलर बोश का ID भी है। उसको मिलाने वाला एक और है, एक और आती है, मतलब सिमरन जो है उसकी सहेली बन के कजिन सिस्टर बन के आती है, राजू से मिलाती है। राजू एक बिचौलिया है, राजू एक अनूप तिवारी को मिलाता है, राजू खुद भी तो चाचा होने का नाटक भी करता है। अनूप तिवारी जो है एक वहाँ का एक चाचा बन के दिखाता कि मैं भी लड़की का चाचा हूँ। फिर पंकज करके एक बिचौलिया होता है, तो पंकज ने आखिरी में वो लास्ट वो जो अवतार सिंह के परिवार वालों के साथ बात करके हम उत्तराखंड के एक लड़की को ला रहे हैं शादी के लिए, शादी रचाने के लिए, एक अनाथ लड़की को करके ऐसा पूरा कहानी फैलाया जाता है। तो वो परिवार ने तो इस मतलब अच्छी परिवार से है राजस्थान में, उनको लगा कि हमने एक अनाथ बच्चे के कल्याण भी कर रहे हैं, मतलब अनाथ बच्चे को हम सहारा भी दे रहे हैं और हमें भी लड़की मिल रही है। उस साइड में राजस्थान हरियाणा साइड में लड़कियों की कमी भी है। तो इस नेक मंशा के साथ वेरिफिकेशन में इन्होंने शादी भी रचा दी, जल्दीबाजी में शादी भी हो गया, सारे रीति रिवाज के साथ शादी हुआ है। हल्दी रस्में हुए हैं, मेहंदी की रस्में हुई है, शादी हुई है, शादी के बाद रजिस्ट्री भी हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर लोग सड़कों में उतर रहे हैं। किच्छा राजकीय इंटर कॉलेज की छात्रा सांसदों ने शहर में रैली निकालकर अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यही कहना है कि जो अंकिता के साथ हुआ है उसको न्याय मिल जाए, और जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, मगर उसको पूरा न्याय अंकिता जी को तभी मिलेगा जब उनके दोषियों को फांसी होगी। और हमने रैली भी इसी बात के लिए निकाली है कि उनके दोषियों को जल्द से जल्द फांसी हो जाए, उन्हें न्याय मिल जाए। सर, हम यही चाहते हैं कि ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो। हर लड़की समाज में जीना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और अगर अंकिता ऐसा हो जाएगा तो कोई लड़की आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए उनके दोषियों को बहुत जल्द से जल्दी, मेरी सरकार से बहुत अपील है कि उनके दोषियों को जल्द से जल्द फांसी लग जाए और अंकिता को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, उनके परिवार को न्याय मिल जाए, ताकि ऐसा किसी लड़की के साथ हो ना। हमारा कहना ये है जो अंकिता के साथ हुआ है वो आने वाली गर्ल्स जो हैं, हमारी छोटी बहनें, उनके साथ ऐसा ना हो। हम यही चाहते हैं कि अगर अंकिता को न्याय मिलेगा, जब भी आने वाली जो लड़कियां वो भी पढ़ पाएंगी, उनको भी आगे फ्रीडम मिलेगा। जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो और जो उनकी छोटी गर्ल्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको एक आगे पढ़ाएं लिखाएं, सब कुछ करें। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजरा है। हमने रैली इसलिए निकाली थी कि जो अंकिता के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ और उनकी हत्या हो गई, उन्हें न्याय मिले और जल्द से जल्द उनको, उनके हत्यारों को फांसी हो। और क्या कहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि सख्त से सख्त नियम बनाए जाएं। फ्रीडम तो सभी लड़कियां चाहती हैं कि सभी लड़कियां पढ़ें, जो उनके सपने हैं वो पूरे करें, पर समाज में ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लेके पेरेंट्स, तो हर एक पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए कंसर्न होते हैं, पर इन चीज़ों से पेरेंट्स थोड़ा डर जाते हैं और मतलब उतनी फ्रीडम लड़कियों को फिर नहीं मिल पाती है कुछ लोगों की वजह से। तो ये हो कि मतलब लड़कियाँ बिल्कुल सिक्योर फील करें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।